इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें जो प्रदर्शित करती है कि आज हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज कैसे चरमरा रही है। सबसे पहले देखिए हैदराबाद की तस्वीर। ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए है जो नारे के तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लेकिन ये देखिए कैसे ये मन चले लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और कोई भी इन मंचलों को रोकने के लिए यहां मौजूद नहीं है। महिला सुरक्षा के दावे किस तरह से होते हैं और कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ये भी देखिए। कैसे ये मंचले हैदराबाद में लड़कियों के साथ सरेआम बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़की ऑटो में बैठी हुई है लेकिन लड़के परेशान करते चले जा रहे हैं और एक बार नहीं कई बार करते जा रहे हैं। शब्दों का प्रयोग ऐसा है जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यह है हमारे देश की वास्तविकता। क्या ऐसे में वाकई में लड़कियां महफूज हैं हमारे देश में? हम नारे जरूर देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों को जन्म देना चाहिए, उन्हें मारो मत, लेकिन अगर बेटियों का साथ ये होगा तो फिर कौन पैदा करेगा बेटियों को? और आइए अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की तस्वीर, जहां दो युवकों को मोबाइल के चोरी के आरोप में किस तरीके से मारा पीटा गया। ये आप तस्वीरें देखिए। दो युवकों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोबाइल चोरी की और उसके बाद भीड़ ने तय किया कि उन्हें कैसे इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। मारपीट हुई, सब कुछ हुआ, बीच में पुलिस आई भी, लेकिन लड़कों के साथ जो किया गया वो अपने आप में जबरदस्त है। सवाल ये उठता है कि जब मारपीट पहले हो चुकी तो पुलिस थाना की जरूरत ही क्या बची? और आइए एक बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक अलग ही बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका यह कहना है कि अगर वंदे मातरम हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, वंदे मातरम गाना ही होगा। इसे लेकर अब अठावले का कहना है कि वंदे मातरम गाना या ना गाना हर व्यक्ति के अपने ऊपर है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम नहीं गाता तो इसमें कोई अपराध नहीं है। जाहिर सी बात है, इस बयान के बाद अब राजनीति अलग दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। इसके साथ साथ रामदास अठावले ने एक और बयान दिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के बारे में कहा कि ट्रांसजेंडर्स को हमारे देश में साड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि साड़ी ट्रांसजेंडर्स के पहनने की पोशाक नहीं है। रामदास अठावले के एक बयान ने वंदे मातरम पर छिड़ी बहस को दोबारा हवा दे दी है, और इस बार बहस छिड़ने की एक वजह यह भी है कि बयान मोदी सरकार के मंत्री की जुबान से निकला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम को लेकर रामदास अठावले ने कहा, वंदे मातरम सबको गाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं गाया जाता तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। वंदे मातरम पर छिड़ी बहस मानो थमने को तैयार ही नहीं है। 2 दिन पहले मुंबई में AIMIM के विधायक ने वंदे मातरम कहने से मना कर दिया था, जिस पर सियासी बयानबाजी हुई थी। भारत माता की। ये जो अल्फाज है तो वो ऐसा होता है कि वर्शिपिंग द मदरलैंड। तो मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और मुझे ये सिखाया गया है कि हम सिर्फ वर्शिप करते हैं अल्लाह की, जिसने इन सब चीजों को क्रिएट किया है। जमीन, आसमान, समंदर, सबको क्रिएट करने वाला अल्लाह है। तो हम क्रिएटर की इबादत करते, क्रिएशन की इबादत नहीं करते। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये कहना ही पड़ेगा। ये उनको ये नहीं कह सकते कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। वंदे मातरम कहना यानी भारत माता को नमन करना है। जिस तरह से आप भारत माता की जय बोलने को हाँ कहते हो, तो वंदे मातरम आप कहने को क्या शर्म है? लेकिन ये इश्यू बनाकर हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। वंदे मातरम के साथ ही साथ अठावले का एक और बयान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। ये बयान था ट्रांसजेंडर्स को लेकर। एक कार्यक्रम के दौरान अठावले ने नसीहत दी थी कि ट्रांसजेंडर्स को साड़ी नहीं पहननी चाहिए। मैंने उनको ये सुझाव दिया है कि आप अगर पुरुष भी नहीं है और स्त्री भी नहीं है तो सभी तृतीय पंथीय लोगों ने साड़ी पहननी नहीं चाहिए। मैंने उनको तो सुझाव दिया है कि आप अगर पुरुष भी नहीं और स्त्री भी नहीं है तो सभी तृतीय पंथी तो साड़ी पहनते हैं, तो उन्होंने साड़ी नहीं पहननी चाहिए। ट्रांसजेंडर्स पर दिए इस बयान को ना तो इस तबके ने कबूल किया और ना ही विरोधी सियासतदानों ने। उन्होंने कपड़ों के बारे में बोला है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है,
इसका हमें अपने आप को हक है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। हमें सूट अच्छे लगते हैं सूट पहन सकते हैं, साड़ी अच्छे लगते हैं तो साड़ी पहनते हैं। अठावले साहब के मंत्रालय के कंधों पर सामाजिक न्याय की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो गले से नीचे नहीं करता। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे केंद्र सरकार कई बातों को कहती जरूर है, लेकिन उसे किसी भी तरीके से सत्यापित करने की बात नहीं कहती। हम सब जानते हैं कि नोटबंदी के पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा आशय था कि काला धन पर नकेल कसना, काले धन को किसी भी तरीके से मुख्य धारा में वापस लाना। लेकिन आज जब सरकार से यह पूछा जा रहा है कि नोटबंदी के बाद से अब तक सरकार के हाथ कितना काला धन लगा, सरकार इसका जवाब ही नहीं दे पा रही है। दो प्रमुख सवाल हैं जिसका सरकार जवाब देना ही नहीं चाहती है, और ना ही आरबीआई ने अभी तक ये नहीं बताया है कि कितनी मात्रा में जाली नोट अब तक बरामद किए गए हैं, क्योंकि 3 वजह बताई गई थी नोटबंदी की। एक कि जाली नोट बड़ी मात्रा में आ गए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, दूसरा काला धन पर नकेल कसने की जरूरत है, और तीसरा हमारी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसमें से 2 सवाल यानी कि काला धन और जाली नोट पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। यानी कि अब आप ये मान लीजिए कि हमारे देश में काला धन कितना था, उसमें से कितना मुख्य धारा में आया, कितना पकड़ा गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। नोटबंदी वो दौर जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मकसद था देश में जमा काला धन बाहर निकालना, और देशवासियों ने इस कदम में सरकार का साथ भी दिया। लंबी लंबी कतारें लगी, लोग परेशान हुए और बैंकों में भीड़ रही। लोगों ने उम्मीद लगाई कि अब सरकार काले धन पर कुछ बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन जो जवाब केंद्र सरकार की तरफ से आया है उसे देखकर ये उम्मीद पूरी होती नहीं लगती। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने काले धन को लेकर राज्यसभा में लिखित जवाब दिया, जिसके मुताबिक सरकार के पास काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। नोटबंदी के दौरान 8,000 करोड़ की अघोषित आय घोषित की गई और आयकर विभाग के छापों में 900 करोड़ रुपए जब्त हुए। काला धन जब्त किया जाता है, दूसरी ओर डिमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, ये तीनों के कारण नया जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, उसके ऊपर भी काफ़ी रुकावट आ रही है। धीरे धीरे करके 5 साल में हिंदुस्तान से ब्लैक मनी अदृश्य हो जाएगा। राज्यसभा में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और सरकार को निशाने पर ले लिया। विपक्ष ने सीधे सवाल पूछे, अगर काले धन का अब तक अंदाजा नहीं लग पाया है तो नोटबंदी जैसे कदम की क्या जरूरत थी? 3 मुद्दे पर उन्होंने रोशनी डाली थी। एक तो कहा था कि काला धन इससे वापस आएगा, दूसरा उन्होंने कहा था आतंकवाद समाप्त होगा, और तीसरा उन्होंने कहा था उग्रवाद समाप्त होगा। इन तीनों पर इसका कोई असर नहीं है। अभी तक सरकार ये नहीं बता पा रही है कि कितने नोट की वापसी हुई। सदन में जवाब देना सरकार की मजबूरी थी, लेकिन इस जवाब के सामने आने के बाद अब विपक्ष समेत जनता भी यही सवाल पूछेगी कि काला धन कहां है। टीम न्यूज़ नेशन। डोका ला को लेकर जिस तरह से हिंदुस्तान और चीन के बीच विवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसी बीच चीन ने एक तरह से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90वें साल के मौके पर सीधे तौर पर कहा कि दुनिया का कोई भी देश अगर चीन की भूमि की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा तो उनकी आंखें नोच ली जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह धमकी हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हिंदुस्तान ने वाकई में चीन की किसी भी आधिकारिक सीमा पर हस्तांतरण करने की कोशिश की है, और अगर नहीं तो यह धमकी क्यों? पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की फौज की 90वीं वर्षगांठ पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे। इस मौके पर जिनपिंग ने चीन की फौज का हौसला बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ जो कहा उसका निशाना सीधे सीधे हिंदुस्तान पर था। जिनपिंग ने कहा, चीन के लोग शांति पसंद हैं, हम कभी हमला करना नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने ऊपर हुए किसी भी हमले का जवाब देने का भरोसा है। हम कभी भी किसी को भी चीन की धरती से उसका कोई टुकड़ा अलग नहीं करने देंगे। चीन की फौज किसी भी बाहरी ताकत को जवाब देने की ताकत रखती है।
जिनपिंग के इस बयान को टुकड़ों में देखेंगे तो पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। बयान में सबसे पहले कहा गया है, चीन के लोग शांति पसंद हैं। चीन कितना शांति पसंद है ये बताने की जरूरत नहीं। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन तकरीबन 15 साल से अपनी विस्तारवादी नीतियां बढ़ा रहा था। अब जाकर जब अमेरिका ने चीन को चुनौती दी, तब कहीं जाकर चीन की हरकतों पर विराम लगा। बाहरी ताकत को जवाब देंगे। डोकालाम में तनातनी के बाद चीन लगातार भारत को संयम बरतने की नसीहत दे रहा है, लेकिन यहाँ बाहरी ताकत का इशारा सीधे हिंदुस्तान की तरफ है, जिसका सीधा मतलब है कि जिनपिंग हिंदुस्तान को एक एग्रेसिव स्टेट करार दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है। यानी झूठ के सहारे अब चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ यदि वो और टेंशन बढ़ता है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ डोकलाम प्रॉब्लम है वो प्रेसिडेंट जी के लिए बहुत ही डैमेजिंग होगा, और ये प्रेसिडेंट जी समझता है, और इसीलिए एनएसए लेवल पे भी बातचीत चल रही है। मेरा ख्याल है चीन टैक्टिकल विड्रॉल डोकलाम से करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जिनपिंग के बयान ने साफ कर दिया है कि अब चीन डोकालाम में अपनी जबरन घुसपैठ और भूटान पर आंखें तरारने वाली हरकत को सही साबित करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर सरकार ने भी चीन को एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है। चीन की एक बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की एक फार्मा कंपनी का टेक ओवर कर रही थी। चीन की कंपनी शंघाई फोसुन ने फार्मास्यूटिकल ग्रुप में ग्लैंड फार्मा के नाम की एक कंपनी का टेक ओवर करना चाहा, और वो इसलिए क्योंकि ग्लैंड फार्मा के पास ऐसी कई लाइसेंसेस हैं जिनके जरिए वो अमेरिका में अपनी दवाइयां बेच सकती है। इस पूरे सौदे का एक तरह से अगर आप रकम देखें तो ये तकरीबन $1.3 बिलियन की डील थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत सरकार ने इस पर अपना एतराज जताते हुए इस डील के रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं, और वो सिर्फ इसलिए ताकि चीन को ये संकेत मिल जाए कि अगर चीन लगातार हिंदुस्तान के विरोध काम करता रहेगा तो फिर भारत आर्थिक मोर्चे पर उससे दो हाथ करने में पीछा नहीं रह सकता। चीन और भारत के बीच जब से हालिया विवाद शुरू हुआ है, तब से दोनों मुल्कों के लोगों की भावनाएं भी मानो चरम पर हैं। इतनी चरम पर कि चीन से नफरत को अपने ही देशवासियों पर निकाला जा रहा है, और इसी उन्माद का निशाना बनी है बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा भी। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिस तरह से ज्वाला गुट्टा को आज ट्रेल किया जा रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि कैसी संकीर्ण मानसिकता आज हमारे देश के लोगों के बीच आ गई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्वाला गुट्टा, जिसने देश के लिए न जाने कितने मेडल्स हासिल किए, सिर्फ आज उसे लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ज्वाला गुट्टा की मां चीनी मूल की है। ज्वाला गुट्टा उन चुनिंदा बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में देश का परचम लहराया है, लेकिन चीन के खिलाफ बने माहौल में ज्वाला भी निशाने पर आ गई और उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। दरअसल ज्वाला ने कुछ मौकों पर सरकार की नीतियों पर अपनी राय रखी थी, और इसी से नाराज कुछ लोगों ने इस मौके पर ज्वाला गुट्टा को निशाना बनाया। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, तुम्हारी माँ चीन से है, यही वजह है कि तुम हमेशा मोदी सरकार की आलोचना करती रहती हो। मां का इस किस्म की ट्रोलिंग में जिक्र करना ज्वाला को बर्दाश्त नहीं हुआ और ज्वाला ने इस ट्रोल का जवाब दिया। मेरी मां के लिए एक शब्द भी नहीं कहना। हम तुमसे ज्यादा भारतीयता अपने अंदर रखते हैं। तुम मेरे परिवार को इस बहस में क्यों घसीट रहे हो? दरअसल ज्वाला की मां यालेन चीन से है, लेकिन उनके पिता भारतीय हैं। ज्वाला के नाना सिंह गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और यालेन अपने पिता के साथ ही भारत आई थी। यालेन भारत में रच बस गईं और उन्होंने यहीं शादी भी की। ज्वाला की निजी जिंदगी के इसी पहलू को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया। एक और यूजर ने ज्वाला के लिए लिखा, तुम्हें लगता है कि अगर तुम चीन में होती तो तुम्हें बैडमिंटन में ज्यादा मौके मिलते? तुम्हें हिंदुस्तानी होने का अफसोस तो नहीं है? जिस खिलाड़ी ने तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ दे दिया हो, उसके लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता था। आज ज्वाला ने इस ट्रोल का भी जवाब दिया। मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है और मैं इस देश में खेल के लिए अपना योगदान आगे भी देती रहूंगी। इस देश में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन इस हक का मतलब यह कतई नहीं कि कोई भी किसी और की जिंदगी के पहलुओं को यूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाहिर करे और उसे ट्रोल करे। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखा एक अलग सी मानसिकता निर्मित हो रही है हमारे देश में, जो लोगों के व्यक्तिगत जिंदगी के पहलुओं को निकालकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक अलग पहल की है। उन तमाम लड़कियों को एक मौका दिया गया जो उत्तर पूर्वी राज्यों से हैं।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में और खास करके एनसीआर में उत्तर पूर्वी राज्यों से आए हुए लोगों के लिए एक अलग भाव होता है, खास करके उनके लिए जो अपने आप को उत्तर भारतीय मानते हैं, और उत्तर पूर्वी लड़कियों के लिए तो एक अलग ही विचार भी मन में होता है। इसी से लोहा लेने के लिए दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी लड़कियों के एक पूरे जत्थे को तैयार किया है। 41 कमांडो हैं इस जत्थे में, जो कि न सिर्फ ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कैसे बहाल रखा जा सकता है, बल्कि लोगों के दिमाग से इस भ्रांति को भी निकालना चाहते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य की लड़कियों के बारे में अगर आप गलत राय रखते हैं तो आपसे ज्यादा बेगैरत और कोई नहीं हो सकता। इन कमांडो दस्ते को नाम दिया गया है स्पेशल 41। दिल्ली पुलिस की स्पेशल 41 टीम में नॉर्थ ईस्ट के रहने वाली लड़कियों को शामिल किया गया है। दिल्ली पुलिस की ये वो मर्दानी है जिन्होंने खुद इस मुश्किल ट्रेनिंग को चुना है। कमांडो ट्रेनिंग में हमें कहीं बिल्डिंग के अंदर में कहीं क्राइम हो गया तो हम रास्ता से नहीं जाकर हम वॉल का ऊपर से कैसे सहारा से विंडो से ऐसे जाएगा, उसके लिए हमें वॉल क्लाइंबिंग के लिए सिखाया जाता है, बिल्डिंग क्लाइंबिंग के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए भी सिखाया जाता है। दरअसल दिल्ली में महिला फिदायीन के हमले को देखते हुए इन महिला कमांडोज को तैयार किया जा रहा है। इन महिला कमांडोज को न सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि आतंकी हमले के दौरान कैसे निपटा जाए उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की इस महिला ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है। स्पेशल 41 नाम के इस दस्ते को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये हर काम को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। आप भी देखिए किस तरह से ये महिलाएं ऊंची ऊंची इमारत पर भी रस्सी के सहारे आगे बढ़ती हैं। अपने सिमुलेशंस में इन महिला कमांडोज ने अब तक हर चुनौती को बखूबी पार किया है। दिल्ली लगातार ही आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। ऐसे में अगर किसी हाई राइज बिल्डिंग में आतंकवादी घुस जाएं तो उस स्थिति में आतंकवादियों के दांत खट्टे करने के लिए दिल्ली पुलिस के महिला कमांडो का दस्ता पूरी तरह से तैनात है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो का दस्ते की एक जवान है जो कि ऊपर बिल्डिंग पे चढ़ रही है और कितनी परफेक्शन से चढ़ रही है आप देख सकते हैं। इन महिला कमांडोज को टनल क्रॉलिंग से लेकर मंकी रोप क्रॉलिंग और हाई क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग भी दी गई, जिससे ये हालात में खुद को ढाल सके। महिला कमांडोज का दस्ता हथियारों को चलाने से लेकर असेंबल करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। देखिए किस स्फूर्ति से महिलाएं AK-47 इंसास राइफल 9mm पिस्टल को असेंबल कर रही हैं। इन महिला कमांडोज की ट्रेनिंग और प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस भी गदगद नजर आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने पहली बार महिला पोस्टर के लिए अपनी ही कमांडोज का इस्तेमाल किया है। जो दिल्ली पुलिस के ऐड हैं, उस ऐड में जो महिला पुलिसकर्मी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुकी है और उसके लिए एंटी टेरर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार है, उसको ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। अब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलें तो गौर से देखिएगा, क्या पता कहीं आपको भी सुरक्षा में तैनात इन स्पेशल 41 से मिलने का मौका मिल जाए। रमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए आपको ले चलते हैं शिमला, जहां जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन इस हिल स्टेशन की बारिश भी अपने आप में बड़ी रोमानी होती है। हिमाचल में कुदरत का कहर, लगातार बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर आया सैलाब, अगले 24 घंटों में भारी बरसात का अलर्ट। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाके इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और बरसात ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हिमाचल के शिमला की हैं, जहां पिछले कई दिनों से हो रही बरसात ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। आलम यह है कि दिन में ही सड़कों पर अंधेरा छा गया है। इन तस्वीरों में उमड़ रहे इन काली घटाओं को देख सकते हैं कैसे बदरा लोगों को डराने पर आमादा है। लगातार हो रही बरसात से सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशा लोगों को हो रही है। वहीं भारी बरसात की वजह से कई स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। मंडी, शिमला और कांगड़ा जिलों में भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। बारिश का कहर हिमाचल के लोगों पर कहर बनकर टूटा है, जिसके चलते जान माल का भी नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल शिमला वासियों को आसमान से बरस रही इस आफत से राहत मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।